दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इसमें कुल दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। बताना है आपको कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। इनमें से आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस कौन है। ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है दोस्तों इनमें से ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना आपकी जानकारी के लिए बता दें जोसेफ फोरियर ने की थी और इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में परिवर्तन करके वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके सोना, कोयला, पेट्रोलियम या चांदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत के संपूर्ण कोयला उत्पादन में लगभग 80% योगदान छोटा नागपुर पठार करता है और इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर क्या है, वर्तमान में भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 संघ शासित या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक संघ राज्य बना दिया गया है और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए थे, लेकिन 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हट गया, 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 थे केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो सही उत्तर है जो है धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा हड़प्पीय नगर है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये नगर आयताकार बसा हुआ था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का आशय क्या होता है। तो सही उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बुद्ध, धम्म और संघ होता है और इन्हीं को दोस्तों देखा जाए तो इनको 3 रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है औरंगजेब ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि आगरा के किले में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। तो याद रखिएगा दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको कि WC बनर्जी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो सही उत्तर है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन या बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और ये अधिवेशन 1924 में आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। दोस्तों दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है? ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से है और हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार और संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन का था और उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इनका पूरा नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को जो है दंडनीय अपराध अनुच्छेद 17 के द्वारा घोषित किया गया है और इसके उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। और अस्पृश्यता उन्मूलन जो दोस्तों ये मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि दोस्तों संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 172(1) के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने की स्थिति में किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी B.R. मेहता समिति 1957 या बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली जो है ये बंगलौर में स्थित है। इसको अब बंगलुरु कहा जाता है। बंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है और कंप्यूटर और उससे संबंधित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और उससे संबंधित यंत्रों के निर्माण के लिए ये शहर पूरी दुनिया में विख्यात है। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? दोस्तों कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सही उत्तर है सतलज नदी, ऑप्शन बी। दोस्तों सतलज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश से राज्य में प्रवेश करती है और ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर ये ब्यास नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी और दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था जो कि कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर जो सेकेंड जो जल विद्युत संयंत्र था वो स्थापित हुआ था। दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में निम्नलिखित कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? ऑप्शन है टिन, मैग्नीज, अभ्रक या फिर मोनाजाइट। तो सही उत्तर है दोस्तों मोनाजाइट। मोनाजाइट खनिज जो है केरल के बालू में मिलता है और दोस्तों कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान, सिल्मेनाइट ये खनिज पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है केरल में बहुतायत से पाया जाने वाला खनिज
मोनाजाइट बालू का है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो सही उत्तर है प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है और दूरी की नापने की बहुत बड़ी मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई। ऐसा जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं दृश्य वर्णक्रम उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग बैंगनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिल को जाना जाता है किसके लिए? तो सही उत्तर है कुडनकुलम को जाना जाता है परमाणु बिजली घर के लिए और कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है जिसे परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है और यहाँ रूस की सहायता से दोस्तों एटॉमिक पावर संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है एजोला क्या है? ऑप्शन देखिए जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता मिलती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। तो सही उत्तर एजोला एक जलीय फर्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। तो सही उत्तर है भोजन का प्रमुख अंग दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण यानी जीव और उनके वातावरण के बीच या उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको बताना है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल। दोस्तों डीजल, कोयला और मिट्टी का तेल ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है और इससे सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। और जब हाइड्रोजन हवा में जलती है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, लेकिन डीजल, कोयला और मिट्टी के तेल से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है CAZRI ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है जोधपुर, राजस्थान, ऑप्शन बी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरसों के बीज के अपमिश्रक यानी मिलावट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या है? सरसों के बीज में मिलावट के रूप में आर्गीमोन के बीज मिलाए जाते हैं जो कि हूबहू सरसों की तरह होता है और आर्गीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक महामारी भी फैल सकती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों इन वनों में अधिकतम पादप विविधता केवल पौधों की ही नहीं बल्कि जीवों की भी विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अगला प्रश्न है किसानों के लिए KCC यानी किसान कार्ड योजना कब लाई गई थी? किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी? आपको बताना है। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल और आसान किस्तों पर आर्थिक ऋण उपलब्ध कराना था ताकि खेती और ज़रूरी उपकरणों की खरीद उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। दोस्तों
समावेशित विकास क्या है? समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ वो होता है जिसमें समग्रता के साथ जो प्रगति हो वो बहुआयामी रूप से हो। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर जो है ये समावेशित विकास बढ़ाने की आशा नहीं है, जबकि ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख देने से जो है एक व्यापक आधार के रूप में बड़े दायरे में लोगों के जीवन स्तर और उनका विकास संभव हो सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर समावेशित विकास को बढ़ाने की कोई शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है परिवार का उपभोग व्यय। दोस्तों, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय लिया जाता है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जो उपभोग व्यय के आंकड़े होते हैं उनके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या होता है। तो दोस्तों, जो डीए है, डियरनेस अलाउंसेज ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है उसका निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण है वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी किसे कहा जाता है। दोस्तों, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है वो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को कहा जाता है। HJP हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सही उत्तर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और ये 78.08% इसकी मात्रा होती है और ऑक्सीजन 20.95% होता है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। देखिए, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इनमें जो कथन है उन पे विचार कीजिए। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला, ये भी सही है। और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला। तो दोस्तों 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों कब आयोजित की गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 20 जनवरी 2021। दोस्तों, 20 जनवरी 2021 को भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। तो ये आपका दोस्तों 5वां भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में कब भारत डिजिटल शिखर वार्ता सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है संपन्न हुई या आयोजित हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 19 से 20 जनवरी 2021 के बीच भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। और ये आयोजन दोस्तों देखिए, आत्मनिर्भर भारत एक नए दशक की शुरुआत, इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न भी करेंट अफेयर से है। 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों 89। ऑप्शन बी 89 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ISA की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांदे ने
नवंबर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से की थी। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2021 को नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही उत्तर है नई दिल्ली। सही उत्तर नई दिल्ली में नेपाल भारत के संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। त्रिभुज में शीर्ष पे शीर्ष होता है, यानी ऊंचाई का अंतिम बिंदु शीर्ष है। तो कहानी में क्या होगा? दोस्तों, त्रिभुज में जिस प्रकार ऊंचाई बिंदु शीर्ष होता है, कहानी में उसको क्लाइमेक्स यानी चरमोत्कर्ष कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वां, रीजनिंग से संबंधित है। यदि PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाएगा तो मैट को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। तो देखिए PONDERS, इसमें से जब एक घटाएंगे, P में से एक घटाएंगे तो O आएगा, O में से एक घटाएंगे तो N आएगा, N में से एक घटाएंगे तो M आएगा। उसी प्रकार MAT को कैसे लिखा जाएगा? तो M किसके पहले आता है? देखिए, M में से एक घटाएंगे L आएगा, A में से एक घटाएंगे Z आएगा और T में से एक घटाएंगे S। तो LZS ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। देखिए, सफ़ेद, लाल रंग और हरा। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन बी है ये आपका अलग है, क्योंकि सफ़ेद, लाल और हरा ये रंगों के प्रकार हैं, लेकिन रंग जो है ये अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में PSYCHOLOGY यानी साइकोलॉजी को RUAEJQNQIA के रूप में कोडित किया जाता है तो GPVQOQNQIA कोड किसके लिए शामिल किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, R में से P में से 2 घटाएंगे तो R आएगा। RPQR, R जोड़ा जाएगा दोस्तों। देखिए, R को जब आप लेंगे तो R में से 2 घटा रहे हैं तो P आ रहा है। तो उसी प्रकार जब आप सेट करेंगे तो आ जाएगा ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस का दिवस है। यदि यह सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन होगा, यानी न्यू ईयर कब होगा? आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, तो आने वाला कल मतलब आने वाला कल 24 तारीख होगा और आज का दिन 23 तारीख होगा। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है 25 तारीख। तो 25 तारीख को कौन सा दिन है ये आपको बताना है। तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और कह रहे हैं कि यदि आज सोमवार है तो 23 तारीख को सोमवार है, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार है दोस्तों। तो देखिए, जब 23 को सोमवार है तो 30 को सोमवार होगा, 31 को मंगलवार होगा और आपका जो बुधवार होगा, 9 वर्ष बुधवार को पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। 23 से 7 दिन बाद फिर वही समय आएगा, 30 तारीख को सोमवार हो जाएगा, 31 को आपको मंगल और 1 तारीख को बुधवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष है कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। और कथन 2 है, निष्कर्ष 2 है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, इससे न तो निष्कर्ष 1 निकलता है न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं लेकिन सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकलता। और दूसरा निष्कर्ष भी नहीं निकलता है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, क्योंकि कई बार प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी है? तो दोस्तों 14 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली पहली वैश्विक टीम बन गई है। तो सही उत्तर है पाकिस्तान 100 इंटरनेशनल T20 जीतने वाली दुनिया की पहली टीम है।
तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने दोस्तों जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य जो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों का सेट था उसका आपने चौथा सेट सॉल्व किया। और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आप इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।